चलो माय डियर, चैप्टर नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 2 मार्क का, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिस्टिंग्विश हो, एक या फिर एक शॉर्ट आंसर्स देखने के लिए मिले। ठीक है, करना सब कुछ जरूरी है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंस पे बैठेगा वही शायद लटकता है लास्ट में। सो पहले सब करो, बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, आंखों के सामने से, दिमाग के सामने से, ठीक है, सारे के सारे 6 सेंस के सामने से पूरा सिलेबस एक बार निकलने दो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने का। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं सर पूरा सिलेबस नहीं किया और सिर्फ क्वेश्चंस किया, तो मान ले सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया, पूरा सिलेबस में से कुछ और पूछ लिया तो तू तो गाली देगा सबको पकड़ के। और जिसने पूरा सिलेबस किया और इंपॉर्टेंट नहीं किया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि अगर उसने पूरा सिलेबस किया और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं किए तो और ज्यादा स्कोर कर सकता था अगर वो उतने ही क्वेश्चंस पे फोकस करता अपार्ट फ्रॉम दैट। तो यानी दोनों चीजें वाइज एंड वर्सा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस देखना भी जरूरी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करना जरूरी है, ताकि वेटेज भी अच्छा बने। आपको समझ में आएगा कहाँ पे मुझे ज्यादा एनर्जी डालनी है। पहले एनर्जी सब में डालो, फिर उसके बाद जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर एनर्जी डालना ज्यादा फायदे का सौदा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 10 में, दैट इज फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस है, बिकॉज ये चैप्टर ज्यादा बड़ा वेटेज रखता नहीं है। अगर आप बात करो तो सबसे पहले यहाँ पर दिया टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। सबको पता है फॉरेन ट्रेड क्या होता है, पता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड, एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड जिसे हम होम ट्रेड कहते हैं, पता है कि नहीं? ठीक है, 2 तरीके के ट्रेड होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल। ठीक है, जिसे होम ट्रेड या फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। whenever you do the trading या बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री, टेरिटोरियल मतलब किसी देश की बाउंड्री के अंदर अगर आप व्यापार करते हो, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करते हो, उसे कहा जाएगा डोमेस्टिक ट्रेड या फिर होम ट्रेड। बट जब वही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 नेशंस, कितने देशों के अंदर, 2 देशों के अंदर अगर होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं सर, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मतलब बाइंग and selling of goods and services between 2 nations is called as foreign trade। 2 देशों के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे सर, फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। फॉरेन ट्रेड के कितने प्रकार है सर, 3, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। सर व्हाट इज इंपोर्ट, जब कोई भी देश किसी दूसरे देश से सामान क्या करता है, खरीदता है, उसको क्या बोलेंगे सर, इंपोर्ट। कोई देश किसी दूसरे देश को सामान बेचता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है, परचेस करने को क्या बोलते हैं, इंपोर्ट, बेचने को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। जैसे हम लोग क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोल डीजल वगैरह सुना है कि नहीं, कच्चा तेल, हम लोग इंडिया में जितने भी लोग हैं वो मेजॉरिटी लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड क्रूड ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर्स है। इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में क्या है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है। लेकिन जो नेचुरल चीजें हैं जैसे वीट, राइस, पल्सेस, शुगर, इसका सबसे बड़ा क्या है, एक्सपोर्टर है। क्या है वो, एक्सपोर्टर है। यानी हम कहीं से सामान खरीदते हैं और किसी दूसरे देश को सामान बेचते भी है। तो खरीदा तो क्या बोलेंगे सर, इंपोर्ट, और बेचा तो क्या बोलेंगे, बट किसको खरीदा किसको बेचा, किसी दूसरे देश से खरीदा
तो इंपोर्ट कहलाएगा, किसी दूसरे देश को बेचा तो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद आता है सर एंटरपोर्ट। क्या आता है सर? एंटरपोर्ट। अब एंटरपोर्ट क्या बोलता है बेटा? परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू द अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग। खरीदने का, बेचने का, बाइंग एंड सेलिंग, दोनों चीजें इन्वॉल्व है। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो, एक एग्जांपल लेता हूं, पाकिस्तान को इंडिया से शुगर की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? क्या पाकिस्तान इंडिया से शुगर डायरेक्टली मंगा सकता है? क्या इंडिया पाकिस्तान को शुगर डायरेक्टली दे सकता है? नहीं, सब बिल्कुल नहीं दे सकता। दे आर द एनिमीज ऑफ आवर कंट्री, यही बोलते हैं अपन। यस, हाँ है ना। सो डायरेक्टली तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, बोले में बीच में चीना को पकड़ा। तो चीना क्या करता है, इंडिया से इंपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान ने चाइना को बोला कि मेरे को शक्कर दो। चाइना बोला ठीक है, वी विल डिलीवर। बोले क्या क्या करोगे? क्या? हम आपको भेज देंगे। उनका थोड़ा इंग्लिश कमजोर है ना, तो उनको भेज देंगे। तो चाइना वाले बोले भाई हमारे पास खुद तो है ही नहीं, हम क्या भेजेंगे? तो चाइना वाले बोले ठीक है, काम करते इंडिया से लेते। तो उन्होंने इंडिया से खरीदा। अब इंडिया हाथ में तो शक्कर देगा नहीं। मैं आपको सौगंध दे रहा हूँ, ये लो, पैकेट में देगा। तो चाइना वाले क्या करेंगे, वो पैकेट लेंगे, शक्कर का पूरा गोदाम वोदाम जो भी है सब खाली करके ले लेंगे। बाद में चाइना वाले क्या करेंगे, उसका रैपर हटाएंगे, अपना खुद का रैपर लगाएंगे, और वही सामान किसको बेच देंगे? तो वो चाइना क्या कर रहा है, वो कर रहा है इंटरपोर्ट, किसी दूसरे देश से सामान खरीदने का, और वही सामान किसी दूसरे देश को थोड़ा सा क्या करने पे, प्रोसेस करने पे, थोड़ा सा क्या करने पे, प्रोसेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो डायरेक्टली नहीं पता चल जाएगा कहाँ से आया है। प्रोसेस, नाम तो इम्पोर्टेंट, नाम ही तो इम्पोर्टेंट है। सारा काम किसका है? नाम का ही तो नाम है ना। ठीक है, तो 3 तरीके के ट्रेड है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। अच्छा सर, डिस्टिंग्विश में आ गया तो क्या करने का? फर्स्ट पॉइंटर मीनिंग, दूसरा पॉइंटर एग्जाम्पल, खत्म। तीसरा आप कर ही नहीं सकते, क्या ऐड करोगे बताओ? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पहले। हाँ हाँ, थोड़ा एडिशनल नहीं। मान लो 10-10 पॉइंट का कोई क्वेश्चन बोला है, कितने पॉइंट का? तो import trade is a trade which in which one country purchases goods from another country. Import trade. Export trade is that trade which is one country selling goods to the another country. 2 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट। सेकंड, फॉर एग्जांपल इंडिया इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फ्रॉम चाइना एंड अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट में आ जाएगा इंडिया सेलिंग राइस, पल्सेस, व्हीट टू अनदर कंट्री। तो क्या हो गया वो? एक्सपोर्ट। अब 2 पॉइंटर है, 2 मार्क के लिए 2 पॉइंटर काफी है, लेकिन किसी किसी को खुजली रहता है। हमारे इस कॉलेज के टीचर ने बोला 4 पॉइंट लिखने का, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। वो टीचर को अगर तुम अब पर्सनली में पूछोगे ना, तो बोर्ड के आंसर शीट में, ऑफिशियल आंसर शीट में आपको दिखाऊंगा भी, ऑफिशियल आंसर शीट मेरे पास सब कुछ है, मैं सब दिखाऊंगा, सब अच्छे से बताऊंगा। बस भाई बोलता है घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, जितना 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 मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, उतना किसी के पास नहीं होगा, सब दिखाऊंगा। उसमें लिखा भी है कि 2 पॉइंटर मिनिमम, कितने पॉइंटर? 2 पॉइंटर मिनिमम, 2 पॉइंटर चाहिए। 2 के ऊपर लिखा चलेगा तो बच्चा एक्साइटमेंट, 4 पॉइंट लिखूंगा। अब लिखता बच्चा लिखता तो है, पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है। फिर बात बोलता है अरे मेरा नंबर छूट गया, हाय मेरा नंबर छूट गया। इकोनॉमिक्स का पेपर लिखते समय यू नीड टाइम मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, एंड दूसरा है कंटेंट मैनेजमेंट। टाइम के साथ आपको कंटेंट मैच करना पड़ेगा कि आपको पूछा क्या है, तो आपको लिखना क्या है और कितना लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम पे सारी चीजें
कंप्लीट करनी है। उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो चीजें किसको समझ में आती पता है? जो पूरा पढ़ा रहता है। अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तुमको काय का प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन काय का? खुद के लिखने के बहाने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे। हमेशा कहता पेपर कंप्लीशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। पेपर कंप्लीट होना चाहिए पहले, पेपर प्रेजेंटेशन बाद में आता है। पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा, अपन पूरे साल भर शिद्दत से कर रहे हैं, पेपर कंप्लीट हो कंप्लीट हो कंप्लीट हो, कंप्लीट ही नहीं होता तो प्रेजेंटेशन करके करेगा क्या? सो पेपर कंप्लीशन शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। वो कब होगा? जब आप जितना ज्यादा पेपर करोगे खुद से उतना। फिर आ जाओ रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है? फर्स्ट रोल क्या है बेटा? टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। एक देश दूसरे देश से क्या करता है? व्यापार। तो अगर वो इंपोर्ट कर रहा है, जैसे अगर मैं इंडिया अगर किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगा रहा है तो पेमेंट देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। सिंपल है। तो जब मेरा पैसा जाएगा, मेरा पैसा किसी दूसरे देश में जाएगा, तो जो मेरा डॉलर का और रुपीस का जो वैल्यू है ना, उसमें डॉलर का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, मैंने क्या किया सर? एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, माल ज्यादा बेचा, तो पैसा मेरे को दूसरे देश से आएगा। तो जब मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा तो मेरे यहाँ पे डॉलर और रुपीस में मेरे रुपीस का वैल्यू क्या आएगा? बढ़ेगा। तो हमें कोशिश क्या करना चाहिए कि एक्सपोर्ट को हम ज्यादा से ज्यादा क्या करो सर? इंक्रीज करो। क्या करो? इंक्रीज। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अगर आपको फॉरेन करेंसी कमानी है, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन ट्रांजेक्शन में फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है, रुपीस की वैल्यू बढ़ानी है, तो एक्सपोर्टर आपको क्या बनना पड़ेगा? एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। आप जितना सामान बेचोगे उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? इनकम। इनकम से आपके रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू कम होगी। कभी भी याद रखो, फॉरेन एक्सचेंज कमाते समय हमेशा एक्सपोर्टर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। किसका? एक्सपोर्टर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। किसका? अब ध्यान दो मैं जो कहने जा रहा हूं, ठीक है? मैंने एक न्यूज रिपोर्ट देखी। न्यूज नेशनल न्यूज चैनल है। सबको पता है हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर होने का मतलब क्या होता है? $1 पे 82 रुपीस है। अगर ₹1 पे 82 का 84 हो गया, इसका मतलब हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। जब डॉलर का कन्वर्जन करते से रुपए की वैल्यू बढ़ती है ना बेटा, तो इसका मतलब हमारे रुपया कमजोर हो रहा है। और अगर वही चीज नीचे की तरफ आएगी तो हमारा डॉलर रुपया क्या होता है? मजबूत होता है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है? एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके? ये दिमाग में रखना, मैं जो कह रहा हूं उसके हिसाब से। अब एक न्यूज रिपोर्ट मैंने देखा, जब सीतारमन, जो मालूम अपनी इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट आया था कि हमारा रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, हमारा तो डॉलर मजबूत हो रहा है। मतलब अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया क्या कमजोर नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है वो क्या उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? हमारा सीधा सा स्टेटमेंट था कि रुपया कमजोर हो रहा है, तो हमारा रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, उनका डॉलर मजबूत हो रहा है। भाई ये क्या सेंस बन रहा है? मतलब तुम रुपये को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करोगे, उनका डॉलर मजबूत हो जाएगा, चलेगा। और द स्टेटमेंट इज वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। जब आप ये स्टेटमेंट किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं सुन रहे हो, आप फाइनेंस मिनिस्टर से सुन रहे हो, वो भी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर से। अच्छा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, चलो ठीक है, हमने मान लिया उनका डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। शाम को जब यही स्टेटमेंट को किसी चमन ने न्यूज रिपोर्टर बनके नेशनल चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा है, सीतारमन जी का कहना ये था, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है, उनको पता है वो घिर चुकी है, एक्सप्लेन कैसे कर रहा है? आप सभी को बताते हुए बड़ी खेद हो रही है कि हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है, उसके मुकाबले में हमारा जो यूएस का जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है।
इसका एक साफ साफ एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि जो एलपीजी गैस हमारे भारत में मिल रही है वो तकरीबन 1150 रुपए की है, लेकिन जब यही एलपीजी गैस आप अमेरिका में देखने जाओगे तो ये 1600 रुपए के आसपास पहुंच गई है। पाकिस्तान में इसी की वैल्यू 1400 रुपए के आसपास है, श्रीलंका में 1800 रुपए के आसपास है। इसका मतलब हमारे देश में जो एलपीजी गैस मिल रही है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में सबसे सस्ती है। और बाकी के जो अंधभक्त, क्या बात है, हमारा रुपया, हमारा एलपीजी क्या है, सबसे सस्ता है। मेरे को दूसरे दिन मिल गया, मैंने तो रेल दिया उसको। कैसे मालूम है? मैंने बोला तेरे को पता है पार्ले जी अमेरिका में कितने का मिलता है? बोलता है कितने का? बोले मैं नहीं बोलता, जाके गूगल पे सर्च करना एक पार्ले जी अमेरिका में कितने का मिलता है। तो वो उसने सर्च किया 25 सेंट। कितना? 25 सेंट में मिलता है। 0.25 सेंट में 1 रुपए का 25 पैसा होता है, 25 सेंट होता है। उसको अगर आज आप डॉलर को आज के इसमें कन्वर्ट करो तो एक पार्ले जी वहां पे 20 रुपए का मिलता है। कितने का? अपना किधर मिलता है? 5 रुपए का। तो ऐसा भी बोल सकता ना, हमारे यहाँ का पार्ले जी दुनिया का सबसे सस्ता पार्ले जी है। भाई साहब, तो क्या परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी का नाम कभी सुना है क्या? लोग बोलते हैं इंडिया में अगर आप 40,000 रुपया कमा रहे हो और अमेरिका में आप 4 लाख रुपया कमा रहे हो तो अमेरिका में जाके सेटल हो जाओ, क्योंकि वहां पे 10 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। यहाँ ही बोलता है परचेसिंग पावर पैरिटी, क्या बोलता है, जैसा तुम यहाँ कमा रहे हो ना, खर्चा भी 40,000 के हिसाब से होगा। और अगर वहां पे आप लाखों रुपया कमा रहे हो तो खर्चा भी लाखों के हिसाब से होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर आप 1 किलो सेब लेने के लिए जाओगे तो आपको तकरीबन 100 से लेके 120 रुपए देना पड़ सकता है। अमेरिका में यही 1 किलो सेब आपको वहां पर तकरीबन 250 से लेके 450 रुपए के आसपास मिलेगा। तो भाई कमाई अगर डॉलर में तो खर्चा भी तो डॉलर में होगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आती है? इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। डोंट थिंक कि हमारे यहाँ का पैसा कमजोर है, वहां का डॉलर बहुत मजबूत है, वहां जाऊंगा तो मुझे 10 गुना मेरे को पैसा मिलेगा, 100 गुना पैसा मिलेगा। भाई अगर तुझे 100 गुना पैसा ज्यादा भी मिल रहा है ना तो ऑलवेज थिंक ऑफ एक्सपेंसेस। 100 गुना पैसा मिल रहा है लेकिन तेरे को उसके बदले में खर्चा कितना करना पड़ रहा है। अगर जो खर्चा जो यहाँ पे तो अगर भाड़े पे रहेगा, सिंगल ना बंदा है, 5,000 रुपए भाड़े पे तुझे एक रूम मिल सकता है। अगर तू फ्लैट में रहना चाहता है तो 10-12 हजार में तुझे अच्छा खासा फ्लैट मिल जाएगा शेयरिंग में। लेकिन अगर जब यही शेयरिंग तो वहां पे देखेगा तो तेरे को तो वहां पे दिरहम में पैसा पे करना पड़ सकता है। अगर अमेरिका में जाए तो डॉलर्स में पैसे पे करने पड़ सकते हैं, तो वहां पर पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। सो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो फॉरेन एक्सचेंज हमेशा रोल प्ले करता है एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि एक्सपोर्ट जब आप करोगे तो इंडिया में पैसा आएगा, और जितना डॉलर या जितना फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा उसकी अभी सीधी सीधी बात है, जिसकी डिमांड और सप्लाई, ये तो मालूम है। ज्यादा से ज्यादा डॉलर अगर रुपीस में कन्वर्ट हो रहा है मतलब इंडिया के अंदर डॉलर की वैल्यू कम होगी, रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्या बोला है? इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। जब अगर आप फॉरेन एक्सचेंज करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे एफडीआई का नाम सुना है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या था बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? अगर कोई फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में आकर किसी भी कंपनी के अंदर पैसे लगाना चाहती है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर पैसे लगाना चाहती है, तो क्या वो लगा सकती है? यस, वो लगा सकती है। कितना? 100%। जैसे कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी जैसी बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज आकर इंडिया में धंधा कर रही है कि नहीं कर रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ एफडीआई। जस्ट बिकॉज ऑफ एफडीआई। तो इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन ट्रेड से क्या होता है? बाहर के देशों की कंपनियां इंडिया में आकर पैसा लगा सकती। तो प्रोड्यूसर्स कैन रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। यानी अगर कोई बंदा इंडिया के अंदर धंधा कर रहा है और उसको पैसे की जरूरत है, तो अब वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो चाहे तो फॉरेन के इन्वेस्टर से भी पैसा लेकर अपना बिजनेस एक नए लेवल तक लेकर जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट के आगे इंटरनेशनल मार्केट तक जा सकता है। क्लियर है? तो ये किसके वजह से पॉसिबल है? एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज जस्ट बी हैपेंड बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट आ जाओ, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन।
कंट्रीज विद द अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल टू अनदर कंट्रीज। देख बेटा, जिसके पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है, जिसके पास कच्चा माल ज्यादा है, किसका नेचुरल रिसोर्सेस है, वो क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस दूसरे देश में भेजेंगे। लेकिन जिसके पास लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, वो क्या करते हैं, दूसरे देशों से लेबर को मंगाते हैं। किसको मंगाते हैं? जैसे दुबई में लेबर बहुत महंगा है, तो ज्यादातर दुबई में काम करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिलीपाइन जैसे देशों से वहां पर जाते हैं, बांग्लादेश वगैरह देशों से वहां पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज का जो लेबर फोर्स है वो बहुत ही चीप है। चीप मतलब सस्ता है, कम पैसों में भी काम करने के लिए वो क्या रहता है, तैयार रहता है। और किसी को जब रिटर्न आता है, कहां से? दुबई से आया हूं मैं। क्या कर रहा था उधर? उधर चाहे कुछ भी काम करो, लेकिन बोलते हैं दुबई रिटर्न हूं मैं। समझा? क्यों? क्योंकि यहाँ का जो लेबर है वो चीपर फोर्स में है, और वहां पर आपको लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, अगर वहां पे दुबई में किसी दुबई वाले बंदे को अगर काम पे रखना है, तो उसको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। और वो पे अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो तो 15-16 लाख तक जा सकता है। 15-16 लाख में तो यहाँ पे 10 आदमी 15 आदमी काम कर लेंगे, सही कि नहीं? बोलेगे भाई तेरे को ₹1,00,000 मिलेगा, और ₹1,00,000 मिलेगा, ये भाई साहब बिना सोचे समझे दुबई का वीजा लेके बैठ गए, गए उधर। अच्छा, वहां जाने के बाद काम क्या है? आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। ओके। और अपने मुंबई या अपने इंडिया लोगों की आदत मालूम है ना, वहां पे जाने के बाद एक बार तो चालान कटता ही है, क्योंकि डिसिप्लिन आने में टाइम लगता है ना। सडनली डिसिप्लिन तो आता नहीं है। तुम वहां पे गैलरी में आके कपड़ा नहीं सुखा सकते, फाइन लगता है। फाइन लगता है। आप अपनी गाड़ी की जो पार्किंग रहती है ना, वो कहीं पे भी नहीं करके जा सकते। आप दुबई में अगर जाओगे, वहां पे है ना, गाड़ी रास्ते में पोछ भी नहीं सकते, उसके लिए अलग से जगह दी जाती है। जाके आपको गैरेज में ही गाड़ी धोनी पड़ेगी। रास्ते में कपड़ा पड़ा हुआ धूल मिट्टी जाता है ना, उन लोग। अच्छा, दुबई के इनकम पे 0 टैक्स लगता है। दुबई में आप जितना कमाओगे ना, उस पर टैक्स नहीं भरना है आपको। तो सर दुबई चलता कैसे है? फाइन से चलता है। वहां के लोगों को उसने डिसिप्लिन में रखा है। आपको कहा गया 80 की स्पीड है, आपने 80 की स्पीड क्रॉस की, टेंशन नहीं लेने का, कोई आपको आके परेशान नहीं करेगा। आपको खाली क्या आएगा? मैसेज आएगा, आपके अकाउंट से पैसे कट गए। उधर सेंसर लगे होते हैं, जगह जगह पे सेंसर्स लगे होते हैं। वहां पे चोर चोरी करने की जरूरत नहीं करता, जहमत करता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है पकड़ाया जाएगा। उनका मेन बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? फाइन्स एंड पेनल्टीज। उनके पुलिस वाले ज्यादातर राउंड अप पे रहते हैं, पुलिस स्टेशन में शायद ही कोई पुलिस वाला रहता है। वहां पे सब ऑटोमेटेड है। आपको क्या तकलीफ है? जाने का, कंप्यूटर में सारी चीजें फीडअप करने का, सेंसर उधर मशीन्स लगी हुई होती है। जो एडवांस का, जैसे एडवांस उसमें जापान भी आ गया। जापान ने भी ज्यादातर चीजें क्या क्या वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट कर दिया। इफ यू वांट एनीथिंग, ठीक है, आप वेंडिंग मशीन को इंस्ट्रक्शंस दो, पैसे पे करो, आपको वेंडिंग मशीन आपको वो चीजें बनाकर दे देगा। तो ये क्या कर रहे हो? आप एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हो, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर रहे हो। लेकिन जब भी आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको लेबर हमेशा क्या मिलेगा? एक्सपेंसिव मिलेगा। तो चीप लेबर की वजह से आप क्या करते हो? जहां पर लेबर चीप है, वहां से आप लेबर सप्लाई लेते हो, और रॉ मटेरियल वहां पर क्या करते हो? सप्लाई कर देते हो। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या आता है सर? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, उसका आप क्या करो? बेहतरीन तरीके से क्या करो? इस्तेमाल करो। अगर आप बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करो, तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? सिंपल सी चीज है ना, आपके पास जो चीज अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करो। अगर आप उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हो, तो व्हाट विल हैपन कि उसका क्या बोलते हैं? वेस्टेज होने वाला नहीं है, वेस्टेज होने वाला नहीं है। देखो, कभी भी प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो। एक तो आप सेल बढ़ाओ, दूसरा अपना कॉस्ट घटाओ। अगर आपने सेल बढ़ाया तो भी प्रॉफिट होगा, या आपने अपने खर्चे कम किया तो भी प्रॉफिट होगा। तो आपका यहाँ पर काम क्या? आपके जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल करो, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो, कि आपका खर्चा क्या होना चाहिए सर? कम होना चाहिए।
अगर आपका खर्चा कम हो रहा है, रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप वहां पर वेस्टेज रखने वाले नहीं हो। मम्मी को पता, मम्मी सबको पता है, तो सबकी मम्मी होती है। टैलेंट सीखना तो मम्मियों से सीखो। रात का अगर बासी चावल बच गया तो सुबह उठ के तुमको क्या खिलाना उनको याद है, मस्त इधर फ्राई करके मस्त खिला। वेस्टेज क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी प्रिया सुबह उठ के बोले नहीं मम्मी मेरे को भुजा भात नहीं खाने का, तो मम्मी बोले ठीक है मत खा। मम्मी क्या बोलेगी, मत खा। दोपहर को मम्मी क्या करेगा, उसमें चाइनीज मसाला डाल के बोले कि चाइनीज बनाई आज मैंने, खा। प्रिया आओ 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 खाओ। सोचो ये लड़की सुबह तक भुजा भात नहीं खा रही थी, मम्मी ने चाइनीज का मसाला और सेजवान डाल के दे दिया, चाइनीज समझ के खा भी गई। इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हाँ, तुमको अगर कहीं जा रहे हो, तुमको बहुत चक्कर आ गया, तो मम्मी चॉकलेट से पहले शक्कर निकाल के मुंह में ठूस देती है, जो अवेलेबल है पहले वो। ठीक है, अगर आपको चक्कर ऐसा आ रहा तो नींबू लाने की जरूरत ही नहीं, मम्मी पानी ली, शक्कर ले, नमक डाली, पी जा बेटा। नींबू नहीं है बेटा, यही है जो पी जा। हाँ, कभी कभी मैंने देखा कुछ बच्चे होते हैं बहुत ऐसे बोलते हैं, परेशान रहते हैं, जिंदगी से हारे हुए होते हैं। ठीक है, वो बंदा बोलता है इस दुनिया में रह के मैं करूंगा क्या, मर जाता हो। मम्मी बोलते बेटा इधर आ, मरेगा तू। 69 महीना तेरे को पेट के अंदर रखी, 16 साल तेरे को बाहर रखी, इस वक्त के लिए इधर आ, क्या तकलीफ है बता। तो तुम जब अपनी तकलीफ बताते हो, बस इतनी सी बात, तो तुम्हारा सारा टेंशन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। हाँ वो बात है, 2 दिन बाद ठूके भी जाओगे। मम्मी का काम ही होता है, पहले नरम, फिर गरम, फिर से नरम। ठीक है, फिर इसको ऐसे दबा के कंट्रोल में कैसे है, मम्मी को सब पता होता है, बिकॉज उनको पता है वो घर ऐसे चलाती। कभी तुम पूछोगे ना कि अपने बुरे वक्त में की बातें जब आप निकालोगे, पापा से कभी पूछना तो पापा बताएंगे ये घर कैसे चलता है मुझे आज तक पता नहीं है, घर सिर्फ और सिर्फ मम्मी ही चलाती है। घर में पैसे ज्यादा हो कम हो कभी उनको फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे हो या ना हो वो घर चला लेती है। कहाँ से चलता है पता नहीं, 2 वक्त का रोटी मिल जाता है, कहाँ से मिलता है वो मम्मी को पता है। पप्पा खाली क्या करता है, दुनिया की जद्दोजहद में दुनिया से लड़ते लड़ते कुछ पैसे लाकर देने की कोशिश करते, मम्मी उससे पूरा संसार बनाने की कोशिश करती है। कभी कोई कंप्लेंट नहीं, किसी तरीके की शिकायत नहीं, किसी तरीके का किसी के साथ मांगना नहीं, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, और अपना घर अच्छे से चलाती है। लिमिटेड रिसोर्सेस में भी अपनी डिजायर फुलफिल करने की कोशिश करती है। तुमने तो शायद शहर के जो लड़के होते हैं ना, शायद ही कभी तुम लोगों ने स्ट्रगल सुना होगा या देखा होगा। एक एक टाइम ऐसा आता ना कि जैसे कभी कभी ऐसा बुरा वक्त आता जिसके पापा लेबरर है, लेबरर मतलब समझते मजदूरी का काम करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ किसी तरीके की अनहोनी हो जाती है, और मम्मी पापा में से कोई भी एक इंसान घर में बैठ जाता है, तो वो टाइम पे पैसे कहाँ से आते हैं किसी को कोई नहीं पता, लेकिन तभी भी उस समय पर आपके हाथों में, आपके थाली में अन्न का दाना रहता है, सोचो कहाँ से आता होगा वो स्ट्रगल। सोचो, लोग कहते हैं ना कि मम्मियों के ऊपर लोग जोक बनाते हैं कि पैसा नहीं है, ऐसा सोचो मत। जब 8 नवंबर को मोदी जी रात को 8 बजे आकर कहे थे कि नोटबंदी होने वाली है, 500,000 की नोट बंद हो जाएगी, तब सभी औरतों ने आटे का डब्बा निकाला, उसमें से पैसे निकाले, चावल का डब्बा निकाला। अरे वो निकालेगी ही, वो पैसे बुरे वक्त के लिए रखे गए थे, और वो पैसे ऐसे थे जो मम्मी रख के भूल जाती है, और जब समय आता है वही पैसे काम आते हैं। So utilization of resources is very very important, and second important चीज है allocation of resources, ताकि वेस्टेज कम से कम होना चाहिए। यहां से स्टेशन जाने के लिए 5 रुपया बस का लगता है, लेकिन मम्मी तुमको पैदल लेके जाती है, क्योंकि वो 5 रुपए की अहमियत शायद तुमको नहीं है, मम्मी को ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है आपकी कमाई या बाप की कमाई। जो इंसान आपकी कमाई पे रहता है उसको पता है वो 5 रुपए की क्या अहमियत है, और जो बाप की कमाई उसको लगता है 5 रुपए तो है, कौन सी बड़ी बात है। देयर इज अ डिफरेंस।
एक मेले के अंदर बाप और बेटे की जोड़ी जाती है। उसने खिलौने वाले से पूछा, ठीक है, ये कितने का दिया? ठीक है, तो लड़के ने जब उसको पूछा कि कितने का दिया, तो बोला बेटा तू खरीद नहीं सकता, तू खरीद नहीं सकता है। तो बेटे ने बोला नहीं मैं खरीद सकता, मेरे पास बहुत पैसा है। तो पहले वो पूछता है पैसा किसका, आपका कि बाप का? तो वो बोलता है बाप का। बोला मैं तेरे को दूंगा ही नहीं, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत किसके, जो आपका, जो खुद का पैसा कमा के लाता है ना, उसको पता है उसका कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। होता है ना, जैसे तुम लोग हो, अगर आपको मान लो एक शूज खरीदना है जिसकी कॉस्ट है 800 रुपए, तो मम्मी के पास जाते हो, पापा क्या, पापा पापा दे दो, पापा पापा दे दो, मेरे को शूज लेना है, 800 रुपया दे दो। पापा बोलते हैं, भले मना करते हैं, दूसरे दिन मना करते हैं, तीसरे दिन आपको 800 रुपया, लेकिन वो 800 रुपए की स्ट्रगल वो खाली पापा ही जान सकता है। और जब खुद वो मेहनत करते हो और जब वो 800 रुपया, तब आपको लगता है 800 रुपए के शूज की जरूरत नहीं थी, वैसे 200-250 में भी काम हो सकता था, क्योंकि आपको समझ में आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। पैसे की अहमियत वही समझता है जो खुद कमाता है। अभी तुम लोग हो, तुम लोग की उम्र है, ठीक है, पापा दे रहे तो तुम लोग कमा रहे हो, लेकिन हमेशा सेविंग इंपॉर्टेंट है। जब आपकी आपकी इनकम कोई कमाता तो सेविंग इज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो यूटिलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी अहमियत होती है एक्चुअली, जब आप सेविंग करते हो ना, उसकी अहमियत होती है, उसकी वर्थ होती है। आपको रैंडमली पैसे मिल जाते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है। किसी चीज को खड़ा करने के लिए, जैसे मैं भी हूं, तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा है। लोगों को लगता है सर के पास क्या क्राउड है। अरे भाई, हमेशा मैं कहता हूँ बिजनेस के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों देखना जरूरी है। अगर मैं आज एक दिन क्लास शट डाउन भी करूँ ना, तो भी मेरा मीटर चालू है, क्लास पूरा बंद है, सुबह 7 o'clock से लेकर रात को 10 बजे तक पूरा शटर बंद है, मैं ताला लगा के बाहर घूमने गया। अगर मैं 10 दिन बाद भी आऊँ ना, 10 दिन बाद भी आऊँ, 10 दिन क्लास पूरा बंद है, शट डाउन है, तो भी 30,000 का खर्चा है, क्योंकि एक दिन का रेंट ही अपने को कम से कम 1500 रुपया पड़ता है इस रूम का। उधर का पकड़ोगे, उधर का सब 500, तो 2000 ही हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी आता है, मिनिमम तो आएगा ही। यानी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2 से 2,500 रुपए दिन का, एक दिन का खर्चा है। बंद किया, इनकम भी गया, खर्चा बढ़ गया, वो अलग। मैंने हमेशा मेरी लाइफ में हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बार बार इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि सेविंग मैंने हर चीज सेविंग से खरीदी है। हर साल, जब अगले साल तुम आओगे ना, तो देखना जनवरी फरवरी में कुछ और एडिशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर साल मैं पूरे साल सेविंग करता हूँ, पैसे जमा करता हूँ, सेविंग करने के बाद जनवरी में सोचता करना क्या है इस पैसे में। से जब लॉकडाउन के बाद फर्स्ट सेविंग से पीसी सेटअप किया, दूसरे सेविंग से पैनल लिया, तीसरे सेविंग से कैमरा लिया, सेविंग से करता हूँ। इंस्टेंट खरीद सकता हूँ, यस खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे को खरीदना है बिकॉज मेरे बैक पीठ पीछे भी बहुत जिम्मेदारी है। सो हमेशा प्लानिंग करने के बाद, प्लानिंग और सेविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में भी और घर में भी। तो वेस्टेज को कम करो, वेस्टेज को क्या करने का, कम करने का, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ सके। सो वही चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। फिर आता है स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। जब आपका डिमांड एंड सप्लाई इफेक्टिव तरीके से चलता है ना, प्रॉपर डिमांड है, प्रॉपर सप्लाई है। देखा है कभी तुम लोगों ने गुजरात से अपने को, गुजरात या बोईसर वगैरह से जो फैक्ट्रीज है अमूल वगैरह की, वहां से अपने को क्या आता है, दूध यहाँ पे रोज सप्लाई होता है, डेली सप्लाई होता है। अगर वहां पे डेली सप्लाई मुंबई में हो रहा है दूध का ना, तो यहाँ पे कभी भी शॉर्टेज नहीं होने वाली है। रोज डिमांड करोगे, रोज सप्लाई हो रही है, रोज डिमांड रोज सप्लाई, रोज डिमांड रोज सप्लाई, प्राइसेस कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। मान लो कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी खराब हो गई, दूध समय पे नहीं पहुंचा, तो क्या होता है, वो गाड़ी जिस एरिया में दूध सप्लाई करती है ना, उस एरिया में दूध की शॉर्टेज हो गई। दूध की शॉर्टेज हो गई मतलब प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। या तो आपकी जो यूटिलिटी है उसको कम करनी पड़ेगी, आपको क्वांटिटी, आपको 1 लीटर चाहिए तो वो दुकान वाला बोलेगा आपको आधा लीटर ही आज मिलेगा, क्योंकि दूध का क्या है, शॉर्टेज है। सो आपको समझना है डिमांड एंड सप्लाई का पोजीशन सेम रखना, बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस।
अगर आप फॉरेन करेंसी वगैरह में डील करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। सब मल्टीपल चॉइसेस का मतलब क्या? सेविंग बचाना है, सेविंग करना है, कॉस्ट को रिडक्शन करना है, सेल को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है, ताकि आपका फॉरेन ट्रेड हमेशा पॉजिटिव में रहे, दैट इज सरप्लस में रहे। किस में रहना चाहिए सर? सरप्लस में। उसके बाद आता है ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्थ अर्न गुडविल। देखो कभी कभी होता है ना कि आप कोई सामान खरीदते हो, वो सामान जब आप पलट के देखते हो तो उसमें लिखा होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। सुना है कभी उसमें लिखा होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट? एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब अगर अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में जाता है और वहां के लोग देखते हैं अरे ये सामान तो बहुत अच्छा है, तो इंडिया, वहां पे आपके प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं बढ़ता है, वहां पे इंडिया की वैल्यू बढ़ती है कि इंडियंस ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्या दिया है, डिलीवर किया है। लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट बाहर के देशों में बेचते हो, वो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है, काम चला हुआ है, खराब क्वालिटी का है, और आपने वहां पे डंप किया है, तो वहां के जो प्रोडक्ट्स है ना, वहां पे आपके ना देश का नाम खराब होता है, आपके प्रोडक्ट का नाम वहां पर खराब नहीं होता है। समझा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दो चीजें। ब्रिंग रेपुटेशन एंड गुडविल का मतलब होता है यहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के जरिए आप वहां पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। सो वहां पर आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, पेमेंट देना। जैसे अगर आपने इंपोर्ट किया तो प्रोडक्ट तो आपको मिल गया, टाइमली पेमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? टाइमली पेमेंट। एक बंदा जापान में रोज ट्रैवल करता था, एक बंदा जापान की ट्रेन में, लोकल में, मेट्रो में रोज ट्रैवल करता था। तो जब आप लोग किसी पर्टिकुलर टाइम पे रोज ट्रैवल करते हैं तो वहां के जो पैसेंजर्स है उससे आपकी अच्छी खासी मुलाकात या जान पहचान हो जाती है। तो एक दिन एक इंडियन था, वो जापान में रोज ट्रैवल कर रहा है, अच्छा खासा उनके साथ उनका बिजनेस सेटअप हुआ था, उसका कॉन्ट्रैक्ट था 1.5 साल का। तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गया था, तो वो जापान की सर्विसेज वो कर रहा था, तो रोज ट्रैवल करता था। वहां पर कुछ आजू बाजू के लोगों से उसकी अच्छी खासी पहचान हो गई। तो एक दिन एक जापानीज ने उस इंडियन इंसान से 1,000 रुपए मांग लिए। कितने मांग लिए? उसने रोज जानता था, रोज पहचानता था इतने दिन से, तो उसने 1,000 रुपए दे दिए। उसने बोला कि मैं 2 दिन के अंदर रिटर्न कर दूंगा, और वो ट्रैवल करने लगा। एक दिन हुआ, जिसको उसने पैसे देते वो दिखाई नहीं दिया। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी नहीं दिख रहा है। फिर 3, 4, 5, 6, 7 दिन होने के बाद, अब वो उस टाइम पे जब भी वो टाइम पे ट्रेन पकड़ता था, वो ट्रेन में हमेशा वो उसी इंसान को ढूंढता था। तो उसके बाजू में जो व्यक्ति रोज बैठता था, उसने देखा, बोले तू रोज क्या ढूंढता है, मैं इतने दिन से देख रहा, तू परेशान क्यों है? तो ये टाइम पे किसी न किसी को तलाश करता। बोलता है ऐसा हुआ कि अपने साथ वो बंदा ट्रैवल करता था। बोला हाँ। बोले उसने है ना कुछ दिन पहले मेरे से 1,000 रुपए लिए थे, और जब से उसको पैसे थे तब से वो दिखाई नहीं दिया है। तो बोले बस इतनी सी बात। उसने अपनी जेब में से 1,000 रुपए निकाले और दे दिए इंडियन को। तो इंडियन ने पूछा, भाई पैसे मैंने उसको दिए, तू क्यों मुझे पैसे दे रहा है? तो बोला ताकि तू इंडिया में जाके ये ना कहे कि वो कोई किसी जापानीज ने पैसे लिए है और उसने मुझे लौटाए नहीं। तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जापान का नाम खराब होने नहीं देना। यही है कि जब आप दो देशों के साथ व्यापार करते हो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ब्रिंग रेपुटेशन एंड टू अर्न गुडविल। जब आप देश का नाम रोशन करोगे तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल भी आपके साथ कैरी होने वाली है। क्लियर है क्या? डिफिकल्ट है? तो आपको जो भी प्रोडक्ट देना है वो कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए? स्पेशलाइज प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छी तरीके की सर्विसेज आपको देनी चाहिए, ताकि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का इस्तेमाल करके 100% सेटिस्फैक्शन लोगों को मिलना चाहिए। आपके प्रोडक्ट में कुछ अच्छा ना हो चलेगा, लेकिन कुछ खराब होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड। जब आप इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड बोलते हो, तो आपको वो एथिक्स, वो कोड ऑफ कंडक्ट, वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि ये मैटर किसी दो कंपनियों का नहीं रह जाता, वो दो देशों का मैटर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड में कोई दिक्कत है क्या? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? हाँ है ना?